गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू फिलॉसफी क्लास। आज मैं पाश्चात्य दर्शन से लॉक के ज्ञान मीमांसा लॉक के अनुसार थ्योरी ऑफ नॉलेज पर परिचर्चा करूंगी। जैसे कि हम जानते हैं कि पाश्चात्य दर्शन में आरंभिक जो दार्शनिक थे, जिसमें कि प्लेटो, अरस्तू, फिर मॉडर्न फिलॉसफी में आप ले लीजिए तो देकार्त, स्पिनोजा और लाइब्निज़, ये सभी बुद्धिवादी दार्शनिक थे। और ये दार्शनिकों जो बुद्धिवादी हैं, ये सभी दार्शनिक, इनका मानना है कि ज्ञान का एकमात्र स्रोत बुद्धि है। और जितने भी हमारे ज्ञान हैं या जैसे भी ज्ञान हमें प्राप्त जो हमारे अंदर है, वो सार्वभौम और अनिवार्य होता है। और ये सब जन्मजात है। ये ज्ञान जो है ये जन्मजात प्रत्यय के रूप में हमारे अंदर हो। इसी के अगेंस्ट में, इस सिद्धांत बुद्धिवाद की आलोचना के अगेंस्ट में लॉक का अनुभववाद आया। उसके अनुभववाद की अगली कड़ी में बार्कले का अनुभववाद है, फिर ह्यूम का अनुभववाद है। लॉक का कहना है कि हम जन्म से हमारे अंदर कोई प्रत्यय नहीं है, बल्कि हम बिल्कुल साफ स्लेट की भांति है हमारा मन, और उसमें हम अनुभव द्वारा ज्ञान अर्जित करके उस पर अंकित करते हैं। उनका कहना है कि जन्मजात रूप में कोई भी प्रत्यय नहीं होता है। जैसे एक बच्चा यह अनुभव जब ग्रहण करता है कि आग जल रहा है, उसमें उंगली डालता है, जल जाता है, तो समझ जाता है कि ये जलनशील है। ये अनुभव द्वारा उससे प्राप्त होता है। तो हमारा मन बिल्कुल, दैट इज ए टेबुला रजा। उन्होंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया, टेबुला रजा। हमारा मस्तिष्क बिल्कुल टेबुला रजा की तरह है, साफ स्लेट, क्लीन स्लेट है। अनुभव के द्वारा उसमें धीरे धीरे अंकित की जाती है, जिसके पश्चात हमें ज्ञान प्राप्त होता है। लॉक का कहना है कि हमारा जो समस्त ज्ञान रहता है वो संवेदनाएं और स्वसंवेदना से प्राप्त होने वाले प्रत्यय हैं। ज्ञान की प्रक्रिया में 3 तत्व का होना आवश्यक है। एक ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञाता ज्ञेय के बीच संबंध। ज्ञाता उसे कहते हैं जो ज्ञान प्राप्त करने वाला है। ज्ञेय, जिस वस्तु को हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको ज्ञेय कहते हैं। और विषय, ये जो विषय होता है, और ये दोनों के बीच संबंध, जो वस्तु है और ज्ञाता है, इन दोनों के बीच जो संबंध स्थापित होता है, तब वो प्रत्यय है जिससे हमारा ज्ञान का निर्माण होता है, जो ज्ञान के रचनात्मक तत्व हैं। अब जो ये प्रत्यय हैं, इन दो, मान लिया जाए ज्ञाता है और वस्तु भी है, परंतु उन दोनों के बीच संपर्क नहीं है, तो ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। हमारा प्रत्यय दोनों के बीच संवेदना और ससंवेदना जो होती है, संवेदनाएं तो हम वस्तु से अर्जित करते हैं, स्वसंवेदना हम खुद उसको मनन चिंतन जो करते हैं, उसके बाद ही वस्तु का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रत्यय जो आइडियाज है, इन वस्तु का जो प्रत्यय है वो इसमें रचनात्मक भूमिका निभाता है, जिसके कारण ही हमें वस्तु का ज्ञान प्राप्त होता है। ये इंद्रियां वे माध्यम और साधन है जिसके माध्यम से ये वस्तु से संपर्क स्थापित करता है, जिसके फलस्वरूप हमें प्रत्ययों की प्राप्ति होती है। ये प्रत्यय सरल प्रत्यय होते हैं, जिसके सहारे बुद्धि अपने विविध प्रक्रियाओं के रूप में ज्ञान देती है, विविध क्रियाओं द्वारा ज्ञान का रूप दे देती है। मतलब जो प्रत्यय संवेदना है वो विविध क्रियाओं के माध्यम से हम ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, और ये हमें ज्ञान प्रदान करती है, जिसके माध्यम से हमें उसका ज्ञान होता है। यानी कि ये दोनों के बीच संबंध स्थापित होता है, तभी हमें
ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे गुलाब का सर्वप्रथम, जैसे गुलाब हमारे सामने फूल रखा हो या फूल से हमारा इंद्रियां उसे संपर्क स्थापित करती है, जी संपर्क स्थापित करती, इस संपर्क के कारण उसके विभिन्न गुणों का ज्ञान होता है, जैसे रंग का, कोमलता का, तीक्ष्णता जो उसमें कांटों में है, वो रंग रूप गंध इसका ज्ञान होता है। इसके इस प्रकार हमारी विभिन्न ज्ञान इंद्रियां उन प्रत्ययों को ग्रहण करती है, इसके बाद हमें ज्ञान होता है। हमारी बुद्धि अपनी 6 विभिन्न क्रियाओं के द्वारा ज्ञान की रचना करती है। 6 विभिन्न क्रियाएं क्या है? 5 ज्ञान इंद्रियां का तो हम जानते हैं, रस, रूप, गंध, स्पर्श और त्वचा से कोमलता का अनुभव करते हैं। लेकिन में छठा जो है वो हमारा मन है, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हो। यदि मन उसके साथ जुड़ा नहीं है तो हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। लॉक ने अपनी पुस्तक एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में ज्ञान की परिभाषा देते हुए कहा है, ज्ञान का अर्थ होता है प्रत्ययों के साथ या प्रत्ययों के बीच संगति या असंगति की प्रत्यक्षानुभूति, यही ज्ञान है। अर्थात ज्ञान का अर्थ प्रत्ययों के बीच संगति असंगति का प्रत्यक्ष अनुभूति, परंतु यह संगति अथवा असंगति काल्पनिक प्रत्ययों से भी संभव होता है। तो क्या उससे ज्ञान कहा जा सकता है? जैसे हम स्वप्न में, अब देखिए प्रत्ययों के बीच मतलब सहमति असहमति। आप देखिए स्वप्न की अवस्था में हम जो देखते हैं कि शेर आ गया है हमारे पास, अब हमें पकड़ लेगा, तो क्या उसे सत्य माना जाएगा? तो इनका कहना है कि ये स्वप्नवत होता है कि शेर मेरे ऊपर छलांग लगा दिया गया, उस समय हमें डर लग जाता है, कभी कभी हम जाग भी जाते हैं, तो क्या इसे ज्ञान कह सकते हैं? लॉक का उत्तर यहाँ निषेधात्मक उत्तर देते हैं और कहते हैं नहीं, उनके अनुसार यह ज्ञान नहीं कहा जा सकता है, बल्कि जब संगति और असंगति वस्तुनिष्ठ प्रत्ययों के बीच में हो तभी वो ज्ञान कहा जा सकता, अन्यथा नहीं। यानी कि ये मैं एक बात यहाँ स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि जो बुद्धिवादी दार्शनिक थे वो वस्तुओं के बीच आंतरिक संबंध को मानते थे, लेकिन अनुभववादी वस्तु और ज्ञाता के बीच बाह्य संबंध को मानते हैं, और उनका कहना है कि जो प्रत्यय होता है उसके साथ हमारा संपर्क या संबंध होगा तभी वो ज्ञान होगा, और उसके बाद वस्तुनिष्ठ संगति यानी कि जो वास्तु जगत में है उसके साथ हमारे प्रत्ययों की संगति होगी तभी उसको ज्ञान कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में हमारे प्रत्यय की संगति या असंगति बाह्य वस्तुओं से होगा तभी उसको माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। जैसे कि मान लिया जाए हम गुलाब कहते हैं, तो गुलाब का फूल लाल है, तो वस्तु जगत में गुलाब का फूल अगर लाल है तभी उसमें वस्तुनिष्ठ संगति होगी और वो वाक्य सत्य होगा, और अगर नहीं होगी तो नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं तीन भुजा जो त्रिभुज होता है, तीन भुजाओं के बराबर, ये तीन भुजा के बराबर 180 डिग्री है, तो वास्तव में तीन कोण के बराबर मिलकर वो त्रिभुज 180 डिग्री होता है, तो वास्तव में है। अगर हम कहेंगे यूनिकॉर्न है, एक सिंग वाला घोड़ा, लेकिन वास्तु जगत में नहीं है, तो नहीं होगा, दैट इज असंगति, वो गलत है। फिर यदि यह कहा जाए कि वृत्त त्रिभुज नहीं है तो यहाँ का कहना है वृत्त और त्रिभुज के बीच असंगति है। क्या वृत्ताकार त्रिभुज हो सकता है? क्या सर्किल और त्रिभुज, सर्किल टाइप का त्रिभुज तो हो नहीं सकता है, तो यहाँ पर असंगति है, और ऐसे ज्ञान को हम असत्य कहते हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि उनका कहना है कि जब हम प्रत्ययों के बीच बात करते हैं तो जब वो संगति हो जाती है तभी उसको हम कह सकते हैं, और अगर संगति नहीं हुआ है तो हम नहीं कह सकते हैं। अब इस टाइप का त्रिभुज तो होगा नहीं, इस टाइप का त्रिभुज कभी हो नहीं सकता है,
तो हमें ये बात का ध्यान रखना है कि ऐसी स्थिति अगर संगति जो जगत में नहीं हो उसकी, तो वैसे प्रत्ययों की असंगति होने पर उसे असत्य कहा जाएगा। ज्ञान का अर्थ प्रत्ययों के बीच संगति या असंगति का प्रत्यक्ष अनुभूति होता है। संगति अथवा असंगति जिन प्रत्ययों के बीच अधिक होगा वो अधिक रियल होगा, और जो कम होगा वो कम रियल होगा। यानी संगतिता की मात्रा जितना अधिक होगी वो उतना अधिक सत्य होगा, जितना कम होगी वो उतना कम सत्य होगा। इसी प्रकार प्रत्ययों के बीच संगति अथवा असंगति अगर कम हो तो वो उतना ही कम सत्य होगा। उन्होंने चार प्रकार के ज्ञान के चार प्रकार बतलाए हैं। एक में होता है 4 टाइप्स ऑफ, चार प्रकार बताए हैं ज्ञान के, जिसमें कि एक में बताया है उन्होंने तादात्म्य संबंध, तादात्म्य। दूसरा में उन्होंने बताया है संबंध। तीसरा में उन्होंने बताया सहवर्ती। चौथा में उन्होंने बताया वास्तविक सत्ता। ये चार प्रकार के ज्ञान को उन्होंने माना है, 1, 2, 3 और चौथा ज्ञान। अब हम देखेंगे तादात्म्य। सर्वप्रथम प्रत्ययों के बीच संगति असंगति में तादात्म्य या विरोध होता है, या तो आइडेंटिटी होगा या एक दूसरे को अपोज करेंगे। जैसे मनुष्य मरणशील है तो मनुष्यता और मरणशीलता, यानी कि मैन इज मॉर्टल है, मैन इज मॉर्टल, ये मनुष्य मरणशील है। तो यहाँ मनुष्य और मरणशीलता में अगर वो तादात्म्य संबंध है कि वास्तव में मनुष्य मरणशील है, तो वो सत्य होगा क्योंकि इसके बीच संगति है। फिर यदि संगति और असंगति अथवा असंगति का बोध वहाँ होता है जहाँ कि एक प्रत्यय दूसरे प्रत्यय से संबंध होता है। जैसे हम कहेंगे, जैसे कि अभी मैंने कहा है कि मनुष्य और मरणशील है, ये दोनों में तादात्म्य संबंध हो रहा है, यानी मनुष्य मरणशील है, राम ईमानदार है, या एक प्रकार। अब दूसरा है राम ईमानदार है, तो राम के साथ एक दूसरा प्रकार का संबंध है कि वो ईमानदार है। संबंध भावात्मक भी हो सकता है, निषेधात्मक भी हो सकता है। यानी हम कहेंगे कि राम चोर है, राम ईमानदार नहीं है, तो ये निषेधात्मक संबंध हो गया। राम ईमानदार है तो ये एक भावात्मक संबंध हो गया। तो ज्ञान इस प्रकार का भी होता है। प्रत्ययों के बीच जो तीसरा प्रकार का है वह सहवर्ती है, यानी को एग्जिस्टेंस है। तो यहाँ पर प्रत्ययों के सहचार्य में वहाँ पर अभिव्यक्ति होती है। इस स्थल पर यह प्रतीत होता है कि लग धीरे धीरे अमूर्त प्रत्ययों से यथार्थ प्रत्यय की ओर अग्रसर हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल हम अमूर्त जगत की ओर मांगे, उसका वास्तविक जगत की ओर उसका संबंध को वो दर्शाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि उनके अनुसार जड़ जगत का ज्ञान का आधार वास्तव में जब उन्होंने मटेरियल वर्ल्ड की व्याख्या की तो उनका कहना है कि जड़ जगत गुणों के बीच सहजड़ जगत के वस्तु और वास्तविक जो हमारा उससे ज्ञान जो होता है उसके बीच सहचारी संबंध होता है। वो गुणों का कलेक्शन है। वो ये गुण जो निहित जो जड़ पदार्थ हैं और हमारा ज्ञान के जो वस्तु हैं उसमें ये सहवर्ती को एग्जिस्टेंस रिलेशन होते हैं। जैसे मान लिया जाए उन्होंने जो वस्तु का ज्ञान है उसको दो भागों में बांटा है, जो प्रत्यय हैं, एक प्राइमरी क्वालिटीज बतलाया है और एक सेकेंडरी क्वालिटीज बताया। तो उनका कहना है कि जड़ जगत की वस्तुएं जिसमें प्राइमरी क्वालिटीज उसमें उसी में रहती है जिसमें कि उसमें ठोसपन और फिर
कड़ापन, मुलायमपन, रूखापन, गंध। लेकिन दूसरा जो होता है सेकेंडरी क्वालिटीज होते हैं वो ज्ञाता में होता है, जिससे कि हम कड़ा है तो त्वचा से उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इस टाइप हम देखते हैं कि वो सब गुणों के बीच सहचारी संबंध होता है। जैसे इस आकार प्रकार का वस्तु होता है तो हम जानते हैं उस आकार प्रकार का वस्तु है। हम एक गुण के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि कोई वस्तु दीपक है और कोई वस्तु ग्लास है। तो यहाँ पर हम उसके गुण, प्राइमरी क्वालिटी उसमें है। दूसरा हमारा हमारे जो पंच ज्ञान इंद्रियां हैं वो सेकेंडरीज है, जो उन दोनों के बीच रिलेशन स्थापित करता है। लॉक का कहना है संगति और असंगति का अंतिम रूप होता है वास्तविक वस्तुओं से प्राप्त होने वाली प्रत्ययों के बीच मेल और विरोध। यानी ये जो वास्तविक सत्ता है, अगर मेल और विरोध हो रहा है तो प्रत्ययों के बीच संगति और असंगति हमारा जो रियल ऑब्जेक्ट है उसके बीच होगा। जब रियल ऑब्जेक्ट के बीच उसका संबंध होगा तो वस्तु सत्य होगा, और जब संबंध नहीं होगा तो वस्तु गलत होगा। इस प्रकार उन्होंने प्रत्ययों के बीच मेल और विरोध को भी अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है, ताकि ज्ञाता और ज्ञेय के बीच संबंध स्थापित हो सके। हम यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि लॉक महोदय ने बहुत ही गहराई से और संजीदगी से, बहुत ही तत्परता से थ्योरी ऑफ नॉलेज को इलेबोरेट करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा लॉक संदेहवादी नहीं है, इससे भिन्न वे यथार्थ वस्तु की सत्ता को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि यथार्थ वस्तु जो अपनी सत्ता के लिए सत्ता में असंदिग्ध हैं, हमारे लिए यथार्थ हैं, अज्ञात हैं। उनका कहना है कि जो अल्टीमेट रियलिटी हो या कुछ ऐसी सत्ता है जो वास्तव में रियल हो और वो हमारी पहुंच से बाहर है, तो हम उसकी सत्ता को, हम उसके अस्तित्व को, हम उसके बारे में जो हम बात करते हैं संगति और विरोध को, वो हम तब तक नहीं जान सकते हैं जब तक कि उसको संगति ना हो। तो यहाँ पर लॉक संदेहवादी नहीं है, बल्कि इससे भिन्न वे यथार्थ वस्तु की सत्ता को स्वीकारते हैं और यह भी मानते हैं कि जो यथार्थ वस्तुएं हैं जो अपनी सत्ता में असंदिग्ध है, हमारे लिए ज्ञात है, मतलब अज्ञात है। लॉक के अनुसार इंद्रियों से प्राप्त प्रत्ययों में ऐसी प्रबलता रहती है जिसके आधार पर हम जड़ की सत्ता को नकार नहीं कर सकते। यानी जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, हमारी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जो वस्तु को ज्ञान प्राप्त करती है, वो हम वास्तव में प्राइमरी क्वालिटीज उसके अंदर है तभी तो हमको करती है, हम उसके सत्ता को इनकार नहीं कर सकते हैं। ये प्रत्यय अपने स्वरूप में जो कल्पना प्रस्तुत प्रत्यय है, जो काल्पनिक है, उससे बिल्कुल ही भिन्न है। जब हम कहते हैं वृत्ताकार त्रिभुज है तो वो काल्पनिक वस्तु है, लेकिन यहाँ पे जो यथार्थ वस्तु है उसको हम अनुभव करते हैं, संवेदनाएं उससे प्राप्त करते हैं, इसीलिए उसकी सत्ता है। और निश्चय रूप से ये वास्तविक सत्ता जो जड़ जगत की वस्तु है वो काल्पनिक वस्तु से बिल्कुल ही भिन्न है। इस प्रकार उन्होंने कहा है कि हमारी इंद्रियां मात्र प्रत्ययों की प्राप्ति के ये साधन है, वे स्वयं प्रत्ययों का निर्माण नहीं करती है, बल्कि बाह्य जगत के आधार पर उत्पन्न करती है। अब देखिए, हमारा जो ज्ञान इंद्रिय, हमारी जो 5 ज्ञान इंद्रियां और 7 मन है, उसके साथ संबंध होता है। यदि हमारी ज्ञान इंद्रियां उन वस्तुओं को ग्रहण नहीं करेगी तो हमें ज्ञान नहीं हो सकता है। हमारी ज्ञान इंद्रियां और वस्तु जो जड़ जगत से संवेदनाएं आ रही है, दोनों के बीच संगति और मेल होता है, तब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। यहाँ है गौर करने वाली बात है संगति और असंगति। लॉक महोदय ने बार बार इसी को रिपीट किया है, संगति और असंगति, विरोध और संबंध इसी का ही उन्होंने चर्चा किया है। और इंद्रियां जो है, जड़ जगत जैसे जो संवेदनाएं आते हैं उसको हमारी इंद्रियां ग्रहण करती है। इसमें संगति हुआ तो करेक्ट, असंगति हुआ तो रॉन्ग। तो हम जड़ जगत की सत्ता को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं।
उसके बाद उन्होंने कहा कि आत्मा और ईश्वर भी है। आत्मा का ज्ञान हमें अंतर विरोध अंतर बोध से साक्षात रूप में होता है, और ईश्वर की भी सत्ता है, वो जिससे विशाल प्रयोजन जो संसार का देखने को मिलता है उसकी सत्ता है। यानी कि लॉक ने जड़ को भी माना है, इस आत्मा को भी माना है और ईश्वर को भी माना है। ये तीनों सत्ता को लॉक ने अपने थ्योरी में माना है, एक्सेप्ट किया है कि ये तीनों की सत्ता है। जड़ जगत को तो माना कि प्रत्ययों की भी संगति, आत्मा को अंतर्बोध के द्वारा और ईश्वर को इस संसार की विशाल प्रयोजन को देखकर उसके प्रयोजनकर्ता के रूप में ईश्वर की सत्ता को वो स्वीकार करते हैं। लॉक सभी प्रकार के ज्ञान को समान नहीं मानते, उनकी दृष्टि में अलग अलग स्तर का ज्ञान है। एक है सहज ज्ञान, एक है सहज ज्ञान, सहज ज्ञान। अब दूसरा है परोक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान। और तीसरा है इंद्रियाजन्य ज्ञान। अब हम देखेंगे कि सहज ज्ञान क्या होता है। ये ज्ञान का पहला स्तर है और इसकी सत्यता पूर्णतः असंदिग्ध होती है। इसको परिभाषित करते हुए कहते हैं कि दो प्रत्ययों के बीच संगति और असंगति का साक्षात रूप में हमें ज्ञान प्राप्त होता है और इसके लिए किसी माध्यम की होने की जरूरत नहीं है, सहज रूप से हो जाता है सहज ज्ञान। जैसे कि हम ये देख लेते हैं कि वृत्त है, त्रिभुज है, और त्रिभुज जो होता है ये सर्किल नहीं है, ये साफ समझ में आता है, सहज ज्ञान है ये। दूसरा उन्होंने कहा है कि दूसरा है परोक्ष ज्ञान। ये हमें यहाँ पर तो माध्यम की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो रहा है। दूसरा परोक्ष ज्ञान में एक माध्यम के माध्यम से होता है। इसमें प्रत्ययों के बीच संगति असंगति का ज्ञान सहज नहीं बल्कि परोक्ष रूप से होता है। यह सत्यता के प्रमाण पर निर्भर करता है, इसीलिए इसे परोक्ष कहा जाता है। परोक्ष ज्ञान का हम उदाहरण समझ सकते हैं, जैसे कि राम एक लड़का है, एक लड़का है, मान लिया जा कहें श्याम एक लड़का है, श्याम एक लड़का है, लड़का है मान लिया जाए, हमने कहा है एक सेकेंड, जैसे मान लिया जाए हमने कहा है कि राम मरता है, राम मरता है, श्याम मरता है, श्याम मरता है, फिर कहे हरि मरता है, हरि मरता है, फिर कहे कि सुनीता मरती है, तो हम लास्ट में पहुंचते हैं कि सभी मनुष्य मरणशील है। तो ये एक तरफ से आप ये कह सकते हैं परोक्ष ज्ञान है और इसको लॉजिकल वे में A=B भी कहते हैं, B=C कहते हैं, इसीलिए A=C। तो ये अनुमान पर किसी माध्यम से हमें रहकर ज्ञान प्राप्त होता है, इसीलिए इसे परोक्ष ज्ञान कहते हैं। अब हम देखेंगे कि ज्ञान के तीसरे स्तर जो इंद्रियाजन्य होता है, लॉक ने बताया है कि हमारा ज्ञान बाह्य वस्तुओं से संपर्क स्थापित करता है और ये गुणों को प्रत्ययों के रूप में ग्रहण करती है। गुलाब से संपर्क आने के बाद जो तीसरा ज्ञान हमारा है, गुलाब से संपर्क आने के बाद उसको ग्रहण करती है, उसके बाद हमें उस वस्तु का ज्ञान प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार और हमारा ज्ञान वस्तु संपर्क होने के पश्चात ज्ञान होता है। इंद्रियां, जैसे हम गुलाब हमारे पास है तो हम आँख से देखे उसकी रंग को, नाक से उसके गंध को, और त्वचा से बिना छुए हमने ये अनुभव किया कि उसकी पत्तियों को देखकर कि वो कोमल है। तो ये हम प्रत्ययों के माध्यम से उसका ज्ञान हम
अनुभव करते हैं। इंद्रियाजन्य ज्ञान को सबसे निचले स्तर का माना जाता है। अब हम देखेंगे कि ज्ञान की सीमा क्या है। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ नॉलेज। अब यह प्रश्न उठता है कि प्रत्ययों के बीच संगति असंगति का प्रत्यक्ष अनुभूति होता है, तो तो यदि हम इस परिभाषा को मान लें तो मानवीय प्रत्ययों सीमित होता है और प्रत्ययों से परे हम लोग कुछ नहीं जान सकते हैं। लॉक ने संवेदना और स्वसंवेदना ही दो ऐसे माध्यम है जिसके माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति होती है। उनका कहना है इसमें किसी भी माध्यम से संभव अगर नहीं होता है प्रत्ययों का, तो मानव को ज्ञान नहीं हो सकता है। लेकिन अब मान लिया जाए हमारी इच्छा नहीं है ज्ञान प्राप्ति का, तो हम ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे। यहाँ पर आलोचक एक तरह से बोलते हैं कि आप कहते हैं कि संवेदनाएं ग्रहण करती है, उसके बाद वस्तु का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। एक तरह से वस्तुओं के बीच उन्होंने बाह्य संबंध को माना है। लेकिन हम देखते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि प्रत्ययों की संख्या असंख्य है और मानवीय इंद्रियां सभी को एक साथ प्राप्त नहीं कर पाती है, तो वैसी स्थिति में हमारा ज्ञान अज्ञात और अपूर्ण रह जाता है। इसके साथ ही प्रत्ययों के आपसी संबंध का भी कभी कभी ज्ञान नहीं होता है और कार्य कारण संबंध का फिर इसका ज्ञान हमें अनुमान सा। लेकिन उनका कहना है कि कार्य कारण संबंध या अनुमान का या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और प्रत्ययों के बीच संबंध नहीं होती है, तो वैसे वस्तुओं को हम अज्ञात और अज्ञेय कहते हैं। जैसे ईश्वर को हमने नहीं देखा है, तो क्या उसकी सत्ता नहीं है? आलोचक इस पर आलोचना भी लगाते हैं। तो ज्ञान की एक महत्वपूर्ण सीमाएं हैं। उन्होंने यह भी संबंध स्थापित और विवेचना करने का प्रयास किया कि बहुत सारी वस्तुएं जो संसार में सूक्ष्म है, क्या उसकी सत्ता नहीं है? कीटाणु को न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, वायरस और ये सब हमें दिखाई नंगे हाथों से नहीं देती है, तो क्या उसकी सत्ता नहीं है? तो यहाँ पर वो उत्तर नहीं दे पाते हैं और सिर्फ अज्ञात और अज्ञेय, मतलब वो हमारे प्रत्ययों से बाहर की चीज वो बता देते हैं। तो यहाँ दूसरी बात यह है कि हम वैज्ञानिक यंत्र से देख लेते हैं, पर उसकी सहायता के बिना तो यह ज्ञान संभव ही नहीं है। हमारा ज्ञान केवल इंद्रियां तक यहाँ सीमित रहता है। वहाँ सहज ज्ञान और परोक्ष ज्ञान जो होता है उसकी सीमाएं निर्धारित है। जैसे सुख दुख आदि का ज्ञान हमें अनुमान से होता है। जहाँ तक ईश्वर का स्वरूप है उसके संबंध में उन्होंने साफ कहा है कि ऐसे ज्ञान अज्ञात और अज्ञेय है और इसका ज्ञान हम विश्व का प्रयोजन से कर सकते हैं और आत्मा का अंतर्बोध से ज्ञान कर सकते हैं। यहाँ हमने देखा है कि लॉक ने हमारी सीमाओं को बतलाया है कि किस प्रकार हमारा ज्ञान सीमित है और हम एक जितना अनुभव कर सकते हैं उतना ही को हम बोल सकते हैं और उसी को हम बताने का प्रयास करते हैं। लॉक के दर्शन में ऐसा माना गया है। अब समीक्षावादियों ने उनकी कुछ आलोचना की है और क्योंकि उन्होंने कहा था परसेप्शन इज द फर्स्ट स्टेप एंड डिग्री टुवर्ड्स नॉलेज एंड इंटेलेक्ट इज द मटेरियल ऑफ नॉलेज। तो अर्थात कोई भी तत्व जिसका हम ज्ञान प्राप्त करते हैं प्राप्त नहीं कर सकते हैं वे सत्य नहीं है। बार्सन ने उसकी आलोचना किया है और कहते हैं कि संगति और असंगति की प्रामाणिकता को लेकर विचार किया जाए तो लॉक स्वयं उसका उत्तर देने में असमर्थ रहते हैं। अनुभव एक सिद्धांत है, कोई पदार्थ या वस्तु जिसका कि हमें प्रत्यय संभव नहीं, इसलिए इसकी प्रामाणिकता अंतर्सिद्ध है। लॉक ने 3 प्रकार के ज्ञान बतलाए हैं, सहज, परोक्ष और इंद्रियाजन्य। लॉक एक अनुभववादी हैं और साथ उनका यह भी कहना है सहज और परोक्ष ज्ञान। सहज ज्ञान कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे द्वारा जो सहज ज्ञान हम प्राप्त करते हैं और उसकी सार्थकता वो कभी कभी असत्य भी हो जाता है और परोक्ष ज्ञान भी कभी असत्य हो जाता है। तो क्या इसको हम असत्य मान लें?
तो इसका वो उत्तर देने में असमर्थ रहते हैं। फिर भी लॉक के दर्शन में ऐसा देखने को मिलता है कि संवेदना और ससंवेदना दो खिड़कियां हैं जिसके माध्यम से ज्ञान जो होता है, ज्ञान की किरणें अंदर आती है, परंतु संवेदना और स्वसंवेदना से प्राप्त प्रत्यय का ज्ञान अनुभव से नहीं बल्कि बुद्धि से होता है, जो लौक अनुभव जैसे अनुभववादी के लिए मान्य नहीं हो सकता है। लॉक के दर्शन की भी और भी आलोचना की गई है। कांट ने भी उनकी आलोचना की है, क्योंकि वो केवल ये मानते हैं कि ज्ञान हमें अनुभव से प्राप्त होता है और बुद्धि को नहीं मानते हैं। तो कांट ने उनकी समीक्षा करते हुए कहा है कि जो अनुभव जो होता है, जो मटीरियलिस्टिक है, जो हम संसार से प्राप्त करते हैं, और बुद्धि उसको वो सजाता है, फ्रेमिंग में डालता है, और दिक और काल के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो यहाँ किसी भी ज्ञान के लिए ऑब्जेक्ट और मतलब मटेरियल और फॉर्म दोनों की आवश्यकता होती है, जिसका कि उन्होंने विश्लेषण में, समीक्षावाद में किया है, वो हमें देखने को मिलता है। अतः उनके अनुसार ज्ञान केवल अनुभव द्वारा प्राप्त को एकांगी कहा जाएगा। ज्ञान के लिए अनुभव और बुद्धि दोनों का होना जरूरी है, ऐसा कांट कहते हैं। फिर भी हम देखते हैं कि किस लॉक ने बहुत ही विस्तृत तरीके से इस सिद्धांत को बताया है और ये समझाने का प्रयास किया है कि ज्ञान सहज सरल होता है और प्रत्ययों के बीच संगति असंगति से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।